तो मतलब मेरा जो मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, वो बेसिकली ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं या जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है, कैसे एक लाइफ यूएसए में डिफरेंट है कंपेयर टू कनाडा फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यार मैं अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ हूँ, जो है परिधि। तो परिधि, एक बार एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में कि आपने बेसिकली क्या पढ़ा है, अभी क्या कर रहे हो, एंड देन उसके बाद हम एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हाँ। हाय, मैं परिधि हूँ। मैंने मणिपाल से अंडरग्रेड किया था इंडिया में इन कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद मैंने 2 साल इंडिया में काम किया और फिर मैं यूएस आई मास्टर्स के लिए, और अब मेरे को 1 साल हो गया है यूएस में आईटी में काम करते हुए। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉलेज के बारे में ही स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपने मणिपाल से अपना सीएस पढ़ा था, राइट, 4 इयर्स, हाँ जी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप आए मास्टर्स के लिए। हाँ। तो मास्टर्स कौन सी जगह से किया था? मास्टर्स मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्वाइन से, और मैंने किया है मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये होगा कि हाउ एडमिशन इज़ डिफरेंट इन यूएसए वर्सेस कनाडा। तो कनाडा का प्रोसेस आई थिंक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मैं बोलूँ अगर कोई टेस्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो सिर्फ आईएलटीएस ही मांगते हैं वो, कोई जी मैट जी आर ई कंसिडर मतलब रिक्वायर्ड नहीं होता। आप देते हो तो वो एक्स्ट्रा होता है। बट अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस में कुछ एडमिशन के लिए एनी स्पेसिफिक टेस्ट दैट यू गिव? हाँ, और तो यूएस के लिए मास्टर्स के लिए जीआरई लगता है, एमएस के लिए जो भी साइंस वाले कोर्सेज होंगे। बट राइट। अगर आपको एमबीए करना है तो जीमैट लगता है, बट दोनों एग्ज़ाम लगते हैं। तो अगर लाइक एमएस की बात करें तो अगर कोई जीआरई दे रहा है तो कितना स्कोर के ऊपर तुम्हें एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा यूएस में? अगर आप टॉप 50 क्लासीफाई करते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी जो टॉप 50 है उनमें आपको चाहिए, तो आपको 315 टू 320 से ऊपर चाहिए होगा। तो उससे आसानी रहती है, बट वो सिर्फ एक कंपोनेंट है आपकी एप्लीकेशन का। बहुत सारी अलग चीज़ें भी लगती हैं एप्लीकेशन के साथ, बट एक वो क्वालिफिकेशन कंपोनेंट राइट, हो राइट। जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम जीआरई एंड जीमैट और कोई एज सच इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे हमने आइल्स दिया था, तो हाँ, यूएस के लिए कौन सा सेम है या कोई और टेस्ट है? आइल्स भी है और टोफल भी लेते हैं। आई सी। तो टोफल में आपका हर सेक्शन अलग अलग होता है, तो टोफल भी लगता है, एंड उसकी सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए वो लगता है। ओके। उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलता, बट वो रिक्वायरमेंट रहता है। राइट, जैसे कनाडा में भी आई थिंक 6.5 का मांगते हैं ये। इंडिविजुअल आई थिंक 6 इन ईच बैंड और ओवरऑल 6.5 होना चाहिए मिनिमम। हाँ। तो ये था बेसिक रफ आइडिया एडमिशन के बारे में। इसके बाद जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म हुआ तो वहाँ पे वीज़ा का क्या स्टेटस रहता है? जैसे अगर कनाडा का मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट रहता है। आप आते हो पढ़ाई करने तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, स्टडी कंप्लीट करी, 1 साल की स्टडी के बाद 1 साल का वर्क परमिट, मास्टर थे तो 3 साल का वर्क परमिट, और डिप्लोमा में वही लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। 1 साल के बाद 1 साल का वर्क परमिट, और 2 साल की स्टडी के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट। तो ये हुआ कनाडा के बारे में। यूएस के लिए आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो जिसको F1 बोलते हैं, और वो आपका पूरा जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो कवर करता है, 2 साल 1 साल जितना भी आपका कोर्स है। और उसके बाद 1 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है, बट वो भी आपको आप अपनी फील्ड में ही काम करना होता है, एक ही जगह काम करना होता है। फुल टाइम आप काम उसी पे कर सकते हो। और अगर आप स्टेम कोर्सेज में हो, मतलब आपका इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, तो आपको फिर 1 साल के बाद 2 साल का एक्सटेंशन आपको लेना पड़ता है, तो आप 3 साल तक काम कर सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पे ही। तो ये तो हो गया स्टडी वीज़ा। अगर मैं वैसे ड्यूरिंग स्टडी अगर मैं फ़ीस वगैरह की बात करूँ, लाइक आपके यहाँ पे यूएस में नॉर्मली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की कितनी तक चली जाती है, लाइक हाँ, तो ट्यूशन फ़ीस? हाँ, तो मेरे को यूएसडी, जैसे मेरा यूनिवर्सिटी था तो हमारा क्वार्टर सिस्टम था, तो हर क्वार्टर हमारा 12,000 यूएसडी था। आप हाँ, अगर साल में 3 करो तो इट कम्स टू अबाउट 36-40,000। 36-40,000 मान लो आप। हाँ, हाँ। आपका ट्यूशन पड़ता है एंड योर 1 साल। कोर्स वाज़ फॉर 1 ईयर और 2 इयर्स? तो मेरा कोर्स में थीसिस थी, तो ओके, इसलिए वो तो लंबा वेरिएबल होगा। लेंथ पे था। राइट। मैंने हाँ। 4 क्वार्टर में किया, लोग 6-6 क्वार्टर भी लगा के करते हैं। ओके, तो रफली मतलब ले सकते हो आपकी हाँ, 50,000 यूएसडी, 40 टू 50 तक चला जाएगा। हाँ, चला 40 तक जाता तो है। रहता ही है मतलब। हाँ, और फिर वो भी डिपेंड करता है, आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह जाओ तो वो सडनली महंगा हो जाता है और राइट। ज़्यादा। और बाकी
ऑप्शंस रहते हैं, मतलब स्कॉलरशिप का ऑप्शन रहता है, टीचिंग असिस्टेंट का ऑप्शन रहता है, तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हो, बट वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होता है, प्राइवेट में उतना नहीं होता। राइट, जैसे अगर मैं कनाडा के बारे में बताऊं तो जैसे मैंने यूबीसी से अपनी मास्टर्स करी थी, मास्टर्स इन फूड साइंस। तो उसमें स्कॉलरशिप्स थी, बट सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड स्कॉलरशिप्स थी, जो भी जिनके हाईएस्ट जीपीए थे उनको मिली थी इनिशियली कुछ बच्चों को। तो उसमें मतलब मुझे लगता है इन जनरल कनाडा में स्कॉलरशिप्स कम है। अगर आप थीसिस बेस्ड कोर्स में जा रहे हो तो फिर भी है। अगर आप कोर्स बेस्ड प्रोग्राम पकड़ते हो जिसमें थीसिस नहीं है, तो आई थिंक स्कॉलरशिप्स यहाँ पे कम है। आई थिंक यूएस में काफ़ी ज़्यादा है, राइट? यूएस में आपका टीचिंग असिस्टेंट और वो जो हाँ, हाँ। जॉब्स आते हैं उनके साथ स्कॉलरशिप हो जाती है, मतलब ट्यूशन वेव ऑफ कर देते हैं, तो राइट। इसलिए हो जाता है। बट स्कॉलरशिप आपके एडमिशन पे बहुत कम मिलती है। ओके। हाँ। तो अगर जैसे कोई बंदा स्टडी कर रहा है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इन कनाडा आप पार्ट टाइम कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टडी, 20 आवर्स पर वीक। या तो यूएसए में साथ साथ मैनेज हो जाता है, लाइक वहाँ हाँ कैसा सीन है? हाँ, मैनेज हो जाता है, बट आप सिर्फ ऑन कैंपस जॉब कर सकते हो, आप ऑफ कैंपस जॉब कर ही नहीं सकते स्टूडेंट वीज़ा पे। तो आप सिर्फ अपने कॉलेज में ही काम कर सकते हो, और जो जॉब्स होंगे वो सिर्फ कॉलेज के जॉब्स होंगे, जैसे आप लाइब्रेरी में कर सकते हो, टीचर असिस्टेंट या ग्रेडर, हम्म। ऐसी चीज़ें कर सकते हो, बट तो और ऑफ बाहर कैंपस जॉब कर ही नहीं सकते नहीं। किसी भी कॉलेज में? पब्लिक प्राइवेट मतलब थ्रू आउट यूएस कोई बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो वो सिर्फ कैंपस में ही जॉब कर सकता है? हाँ, एक ऑप्शन रहता है हाँ, हाँ। कोऑप करके। ओके, कोऑप इज लाइक हाँ, इंटर्नशिप काइंड हाँ। ऑफ थिंग, वो तो थोड़ा डिफरेंट हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें पार्ट टाइम आप कर सकते हो बाहर, बट अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते कुछ भी। ओके, तो बेसिकली अभी आप क्या कर रहे हो? लाइक आप मतलब नॉट कंपनी के बारे में मैं नहीं जानना चाहता, बट बेसिकली व्हाट्स योर रोल, और उस रोल में एज अ फ्रेशर या 2-4 साल एक्सपीरियंस में कितनी सैलरीज हैं, हुँ। और उसी के बारे में थोड़ा सा बता दो। हाँ, तो यहाँ पे आप जब मास्टर्स करते हो, आपका इंडिया का एक्सपीरियंस इतना काम नहीं करता जब आप जॉब अप्लाई करते हो, वो आपको न्यू ग्रेड की तरह ही ट्रीट राइट, करते हैं। सेम एज कनाडा हाँ, ऑल्सो, हाँ। ठीक है। तो आप जब न्यू ग्रेड अप्लाई करते हो जॉब, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एप्लीकेशंस डालते हो, एंड उसका इंटरव्यू प्रोसेस लंबा रहता है, 3-4 राउंड रहते हैं। एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वो यूज़ होता है। हाँ, हाँ। एंड फिर एक बार आपका जॉब शुरू हो जाता है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका जॉब सेम रहता है जैसा आपका इंडिया में रहता है। आप अभी भी प्रोग्राम ही लिख रहे हो, कोड ही कर रहे हो, बट सैलरीज़ काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो अब आप फ्रेशर्स बाहर निकलते हो, तो आपकी सैलरी होती है 120K के अराउंड, आपको एनम मिल जाता है ओके। यूएसडी। राइट। और आप शुरू उससे करते हो, और पहला प्रमोशन जो आपका SD2 के लिए होता है, वो आपका 1-2 साल में या 2 साल तक यूजुअली हो जाता है। और SD2 होते ही आपकी पे 120 से 250 बम्प ऑलमोस्ट हो राइट। जाता है। तो वो SD1 टू SD2 बम्प बहुत बड़ा है, राइट। बट उसको 2 साल लग ही जाते हैं होने में। राइट, तो यूएस को कहते भी है ना कि यूएस आईटी हब है, तो वहाँ आईटी में सैलरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। यस, मतलब अगर आप आईटी का कोर्स करते हो तो आप स्टार्ट ही 100,000 पे करते हो यस। मिनिमम, और विद एक्सपीरियंस वो बढ़ता जाता है, 150 200 इजीली पहुँच जाता है। हुँ, बट आई थिंक मुझे अगर मैं कनाडा का बताऊं तो कनाडा में आई थिंक रिलेटिवली पे जो है, पे रेट जो है वो थोड़ा कम है। इवन इफ़ यू आर डूइंग सीएस, कंप्यूटर साइंस, आईटी रिलेटेड कोर्स, उसके बाद भी यहाँ पे स्टार्टिंग पे जो लगती है वो अराउंड 75 टू 90 और मे बी 100,000 के अंदर अंदर लगती है। अगर मैं उसको यूएस से कंपेयर करूँ तो उधर 100,000 से ऊपर की ही लगती है। हुँ। तो ये आई थिंक एक मेन डिफरेंस है। बाकी तुमने इंडिया में भी काम किया, राइट? हाँ, और यहाँ पे भी अभी काम कर हाँ। रहे हो, कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 1 साल हो गया। तो वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस लगता है? इंडिया का कैसा था और यहाँ का कैसा है? कौन सा बढ़िया लगता है? मेरे को यहाँ का काम बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपको क्या काम करना है, एंड वो एक एस्पेक्ट बहुत अच्छा रहता है कि आप अपना खुद से कर सकते हो, आप अपने आइडियाज़ दे सकते हो। इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं होता अपना खुद का आइडिया देने का, क्योंकि वो कंपनी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, उधर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है कि ये काम हो जाना चाहिए। यहाँ राइट। पे आपको वो ऑप्शन मिलता है कि आप नए आइडियाज़ दे सकते हो, नई चीज़ों पे काम कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, आप अपने टाइम से करते हो, अपने स्टाइल से करते तो हो। ओवरऑल वर्क प्रेफरेंस वाइज लोगों को यहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर टू बैक होम बैक इन होम इंडिया। या तो अब वर्क की रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, तो मैं आपसे थोड़ा ये भी बताऊं मुझे कि यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप जब वर्क पे आते हो तो वर्क के लिए जॉब कैसे ढूंढनी है, कौन सा वीज़ा लगाना है, वो सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं? बिकॉज कनाडा में तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने पढ़ाई कर ली,
3 साल का वर्क परमिट मिल गया, कुछ भी काम करो उसमें, है ना? उसके बाद पीआर के लिए आप अप्लाई करते हो। तो यूएस में कैसे काम करता है ये? हाँ, तो यूएस में आपका जैसे ही मास्टर्स होता है, आप ओपीटी के लिए अप्लाई करते हो। वो है आपका जॉब जो आप F1 पे करते हो, जो वो पहला 1 साल होता है। उस 1 साल में आप जब जॉब अप्लाई करते हो, तब आप ये भी उनको बोलते हो कि मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए। क्योंकि आपका F1 ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद किसी को तो आपको जॉब देना है, तो वो वर्क वीज़ा आएगा। तो इसलिए तुम कंपनी से बोलते हो कि हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, और उस वीज़ा का नाम होता है H1B स्पॉन्सरशिप। H1B, ओके। H1B एंड H1B लॉटरी सिस्टम से मिलता है। तो हम्म। उसका ये मतलब होता है कि कंपनी तुम्हारा नाम डालेगी, और अगर आपका लॉटरी में पिक हो गया तो आपको H1B मिल जाएगा। जब तक H1B नहीं मिलता, आपको F1 पे रहना होता है। H1B आपका कंपनी से रिलेटेड होता है, तो आप और कोई काम नहीं कर सकते उसके साथ। आप पैसिव इनकम कर सकते हो, जैसे रेंट मिलना, प्रॉपर्टी लेना, वो सब आप कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली यूएस में काम ऐसा होता है कि आपने अपनी स्टडी ख़त्म करी तो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, आपका वीज़ा लगवाएगी, और वो बेसिकली कितने टाइम तक का लगता है? 3 इयर्स, 2 3 इयर्स, 1 इयर्स ईयर? का लगता है, तो आप 2 बार 3 साल का लगवा सकते हो। ओके। तो 3 इयर्स का वीज़ा डायरेक्टली कंपनी आपका लगवा देती है और उसको बोलते हैं H1B वीज़ा। हाँ। तो फॉर एग्जांपल किसी की अगर जॉब नहीं लगती स्टडी कंप्लीट होने के बाद, तो उनका क्या होता है? आपके पास 90 डेज़ होते हैं जॉब ढूँढने के लिए। आपकी डिग्री जब ख़त्म होती है, उसके विदिन 90 डेज़ अगर आपको जॉब नहीं मिलती, तो आपको वापस जाना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा थोड़ा सा पीआर रिलेटेड है। तो बेसिकली कनाडा लोग, मैं भी इसलिए आया क्योंकि कनाडा में सेटल होना इजी है। कनाडा में पीआर मिल जाता है इजीली। मैंने 1 ईयर की मास्टर करी, 2 साल काम किया, मेरा पीआर हो गया विदिन 2 ईयर्स के अंदर अंदर ही हो गया था मेरा पीआर। अब मुझे यहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए 5 ईयर में से कुछ सेट डेज़ होते हैं जो यहाँ पे रहना होता है, और मेरा पीआर रिन्यू होता रहेगा। तो मुझे अब इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि मैं काम जहाँ करना है, जिस फील्ड में करना है, कुछ भी करना है, जो अच्छा लगता है करना है, जितना काम करना है उतना कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं यूएस से का पूछूं तो यूएस में क्या सीन है? मतलब कि सेटलमेंट के हिसाब से कोई सोचे कि मुझे यूएस आके सेटल होना है, तो उसका बेसिकली प्रोसेस कैसा साउंड हाँ, करता है? तो आप किसी भी वीज़ा पे होते हो, तो आप पर्म प्रोसेस शुरू करते हो। बेसिकली पर्म प्रोसेस क्या होता है कि आपको ग्रीन कार्ड की लाइन में लगना। ओके। आप एक बार ग्रीन कार्ड की लाइन में लग गए, उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपको जब मिलेगा ग्रीन कार्ड। हम इंडियंस के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस लाइन में हैं, तो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। तो आपको जब ये H1B भी मिलता है, तो आपके पास 6 साल होते हैं पर्म में, लाइक पर्म प्रोसेस कंप्लीट करने का। राइट। और उससे एक फॉर्म अप्रूव हो जाता है। उसके बाद आप अपना H1B बार बार रिन्यू करवा सकते हो, जब तक आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। फिर अब एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिकली ये क्योंकि परिधि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मुझे यार एक बार ये बता दो कि कोई भी बंदा अगर नया आ रहा है, इंडिया से यहाँ मूव होने की सोच रहा है मास्टर्स करेगा कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद जॉब ढूंढेगा, तो बेसिकली जॉब ढूंढने का प्रोसेस कैसा रहता है? तो सबसे पहली बात, मास्टर्स आने से पहले आपकी जॉब प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। आपको ये वेबसाइट है लीड कोड करके, जिस पे सारे आपके कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूज़ में लोग पूछते हैं। तो आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका इंटरव्यू में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। राइट। और कंपनी से फ़र्क नहीं पड़ता, हर कंपनी ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है। तो फिर आप कंपनी वाइज स्पेसिफिक कर सकते हो, एक बार आपको इंटरव्यू मिल जाए। और दूसरा, आपको एप्लीकेशन भरना पहले से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि मैंने 100 से 150 एप्लीकेशन डाली थी फॉर जॉब्स? फॉर जॉब्स। उसमें से मेरे को 4 इंटरव्यू मिले थे। ओके। तो आपको एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा डालनी होती है। तो आप ये मत सोचो कि ये होगा भी नहीं होगा, मैं तैयार नहीं हूँ। आप बस डालना शुरू कर दो, ताकि जब आपको इंटरव्यू आए, तब तक आपके पास उतना टाइम होगा कि आपको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उनको भी 1-2 महीना लगता है रिप्लाई करने में। उतना टाइम काफ़ी होता है आपको प्रिपेयर करने में। तो ये लेट मत करो कि आप एप्लीकेशन डालना शुरू कर राइट। दो। तो इसके साथ साथ अगर मैं इंटरव्यू रिलेटेड थोड़ा सा पूछूं, अगर मैं डिटेल जाऊं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली आपका इंटरव्यू किस टाइप का होता है, क्या क्या करवाते हैं, क्या पूछ लेते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो। हाँ, तो 3 से 4 इंटरव्यू होते हैं। उसमें 3 इंटरव्यू तो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। ये टेक्निकल क्वेश्चंस आपके ये लीड कोड वाले क्वेश्चन से आते हैं। तो वो आपका देखते हैं कि आप कैसे ये सॉल्व कर रहे हो,
क्या सोच रहे हो, तो आपको उनको बोलना पड़ता है। लाइक आपको हर स्टेप पे ये बोलना होता है कि मैं ये सोच रही हूँ, मेरे को लग रहा है ये हो सकता है, क्योंकि वो आपको उस पर वैल्यूएट करते हैं। सिर्फ इस पे नहीं करते कि सही जवाब मिल गया तो इनको जॉब दे दे। आप राइट। सही जवाब भी दे सकते हो, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल सकता है। तो वो आपका देखते हैं कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो आपको काफ़ी बात करनी पड़ती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो 3 राउंड ऐसे होते हैं टेक्निकल, और एक आपका बिहेवियरल राउंड होता है जिसमें वो आपसे सवाल पूछते हैं कि सिचुएशन बेस्ड, कि राइट। आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप कैसे सॉल्व करोगे? या सेम सब यहाँ पे भी हाँ, सब ये पूछते ही पूछते हैं। हाँ। तो तो ये बिहेवियरल क्वेश्चंस रहते हैं, वो एक ऐसा इंटरव्यू होता है। अच्छा, तो एक एक मुझे ना ये बताओ कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो यहाँ आने का सोच रहे हैं, अगर आप उनको कोई टिप दो कि वो क्या चीज़ को लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी सर्टिफिकेशन है जो ले सकते हैं, या कोई लैंग्वेज है जो सीख सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर चीज़ जिससे उनका प्रोफाइल भी अच्छा हो हुँ, जाए हुँ। और यहाँ पे जॉब भी इजीली लग जाए? हाँ, तो जॉब अगर आपको प्रिपेयर करना है, लीड कोड एक वेबसाइट है, वो मैंने बताया। आप एक लैंग्वेज चूज़ कर लो, कोई भी चूज़ कर लो, जावा चूज़ कर लो, पाइथन चूज़ कर लो। एक चूज़ कर लो जिसमें आपको बहुत अच्छे से आती है वो, राइट। उससे बहुत फ़ायदा होगा। और फिर एक बुक आती है, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, आप बस उनको सॉल्व कर लो खुद से। और वो उसमें इंटरव्यू में, लाइक बुक में मेंशन भी है कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या बोलना है, क्या बताना है, कहाँ कमेंट डालना है। तो उससे बहुत मदद हो जाती है। बट कोई सर्टिफिकेशन ऐसे इतना हेल्प नहीं करती, क्योंकि राइट। कंपनीज़ आपका सिर्फ वो देखते हैं कि आपको कौन से लैंग्वेज पता है, और फिर वो आपसे बोलते हैं कि आपको जो अच्छी लगती है आप उसमें कोड कर दो। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आपको खूब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हमने, आपको काम आएगी। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट्स में बताना, मैं परिधि से पूछ के कभी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आगे एक और वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। राइट।